जय हिंद बच्चों, प्रिंस सुजन क्लासेस में आप सब लोग का स्वागत है। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि हम मैथ का PYQ कर रहे हैं। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें हम ऐसे क्वेश्चंस ला रहे हैं जो बोर्ड में किसी न किसी सेट में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम मैथ का चैप्टर 3 जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, है ना। 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के। ठीक है, और ये बेहद आसान चैप्टर है। बस आपको कुछ बातें याद रखनी है और इस चैप्टर से उसके बाद यदि कोई भी सवाल आता तो आप आंख बंद करके आंसर ला सकते हैं और बड़ी आसानी से नंबर पा सकते हैं, है कि नहीं। तो बस आपको एक छोटा सा एक चार्ट याद रखना होगा, उस चार्ट के माध्यम से आप सब कुछ कर सकते हैं, है ना। और ये हमारा कौन सा पार्ट होगा, तो जैसे थंबनेल में दिखाई दे रहा है कि हमारा 4th पार्ट होगा। ठीक है, 4th पार्ट क्यों है, क्योंकि चैप्टर 2 का 2 पार्ट हो गया था, क्योंकि बड़ा लंबा चला गया था वो, इसीलिए। और यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि हम कौन सा चैप्टर आज लेकर आए हैं, तो आज हम चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, अच्छा ध्यान से देखिए, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अच्छा इस चैप्टर का नाम दिखाई दे रहा है कितना लंबा चौड़ा है कि नहीं। लेकिन अब इतना लंबा चौड़ा हम बार बार नहीं लिखेंगे। यदि हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिए। ठीक, देखिए यहाँ पे आपको लीनियर दिखाई दे रहा है, तो हम लीनियर से L ले लेंगे, इक्वेशन से E ले लेंगे और 2 से यहाँ पे 2 ले लेंगे और वेरिएबल से V ले लेंगे, जिसको LE2V हम बार बार अब बोलेंगे। यदि हम LE2VV बोलते हैं इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अब इसमें भी ध्यान से देखिए, हम 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स करेंगे, लेकिन उसके पहले एक आपको चार्ट याद होना चाहिए, क्योंकि वही बार बार पूछेगा सवाल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस चार्ट के बारे में आपको बता देते हैं। ध्यान से देखिए, ये वो चार्ट है ना। अब इस चार्ट को समझने से पहले मैं आपको चीज बता दे, ध्यान से देखिए। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यही ना चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो जरा ध्यान से देखो भाई, पेयर का मतलब क्या, जोड़ा। पेयर का मतलब जोड़ा, तो जोड़ा का मतलब ये हुआ कि क्या, यहां पे अब जो लीनियर इक्वेशन आएंगी ना, ये सिंगल नहीं आएंगी, 2 आएंगी। कितनी आएंगी, 2, क्योंकि अब जोड़े में है। तो हम मान लेते हैं कि पहली लाइन L1 है, इसका लीनियर इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1। ठीक है, ऐसे ही कोई लाइन L2 है, इसका जनरल इक्वेशन क्या आएगा, A2x प्लस B2y प्लस C2। दिखाई दे रहा है, ये 2 लाइन हो गई। अब आपको ये सोचना है कि ये 2 लाइन कैसे हो सकती हैं। कहने का मतलब हमारे पास ये 2 मार्कर हैं, मान लेते हैं 2 लाइन है। अब इन 2 लाइन को हमको अरेंज करना है, तो हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो यदि आप दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है कि 2 लाइन को हम ऐसे इंटरसेक्टिंग करा दें, ऐसे इंटरसेक्टिंग करा दें, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, हम दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करा दें, है ना। और तीसरा कंडीशन, दोनों को पैरेलल करा दें। ऐसे किसी भी 2 लाइन के साथ मात्र यही 3 कंडीशन हो सकती हैं। कौन कौन सी, या तो लाइन इंटरसेक्ट कर दे, इंटरसेक्ट यहां करे, यहां करे, यहां करे, यहां करे, जहां मन करे वहां कराइए। यदि एक दूसरे से कट कर दिया, टच कर दिया, तो इंटरसेक्ट कर गया। या फिर एक दूसरे के ऊपर एकदम ऐसे ओवरलैप कर जाए, है ना, या फिर एकदम पैरेलल हो जाए। यही 3 कंडीशन हो सकते हैं। इन 3 के अलावा चौथा कभी कंडीशन बन ही नहीं सकता कि आप किसी लाइन को चौथे कंडीशन में कहीं रख पाए। यदि आपको नहीं भरोसा तो आप अपना 2 कलम लीजिए और रख के देखिए क्या चौथा कंडीशन मिल रहा है क्या। यदि मिलेगा तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए, इसका मतलब यदि ये 2 लाइन है तो इस 2 लाइन के साथ केवल 3 ही कंडीशन हो सकता है। आइदर द लाइन विल बी इंटरसेक्टिंग और ओवरलैप विथ ईच अदर और पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिए, इस स्लाइड में हम आपको यही दिखाए हैं। ध्यान से देखिए, या तो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, दिखाई दे रहा है, या तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगी,
क्या कर जाएंगी, ओवरलैप, या फिर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, दोनों लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है, या तो इंटरसेक्ट करेंगी, या तो ओवरलैप करेंगी, या तो पैरेलल होंगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यदि ये इंटरसेक्ट करेंगी ना तो यहाँ एक सॉल्यूशन मिलेगा, जहां पर भी लाइन मिलती हैं वहां पे हमको सॉल्यूशन मिलता है, तो इसका वन सॉल्यूशन मिलेगा। कितना सॉल्यूशन मिलेगा, वन सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए, इस वाले में क्या है कि पहला लाइन और दूसरा लाइन दोनों टच कर गया, मतलब इस मार्कर का हर एक पॉइंट, इस मार्कर के हर एक पॉइंट से टच है। यदि टच है इसका मतलब सारा पॉइंट ही टच हो रहा है, यहाँ पे केवल एक जगह टच हो रहा था, यहाँ सारे पॉइंट टच हो रहे हैं। यदि यहाँ सारे पॉइंट टच हो रहे हैं तो यहाँ पर जितने भी ये पॉइंट होंगे ना, ये सारे पॉइंट सॉल्यूशन देंगे, इसीलिए इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। दूसरी बात, अच्छा, यदि लाइन पैरेलल हो जाए, क्या इसमें कहीं भी ये वाली लाइन इस लाइन से कहीं टच हुई है क्या, चश्मा लगा के देखिए जरा, नहीं दिखाई दे रहा है तो, हुई है टच, नहीं हुई है, साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। अब यदि ये टच नहीं हुई तो क्या यहाँ कोई सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि लाइन इंटरसेक्टिंग है तो वन सॉल्यूशन, यदि लाइन कोइंसिडेंस है, इसको कोइंसिडेंस बोलते हैं, एकदम ओवरलैप कर गया तो क्या हो गया, कोइंसिडेंस हो गया, और यदि पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये इन्हीं बातों को यहाँ लिखा गया है, क्या कि देखिए, द ग्राफ इंटरसेक्ट इन एग्जैक्टली वन पॉइंट, यदि ये केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो इसके केवल कितने सॉल्यूशन होंगे, वन सॉल्यूशन, या इसी को यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। जबकि यहाँ पे देखिए इसका हर पॉइंट एक दूसरे वाले लाइन से टच किया है, तो यहाँ पे देखिए, द ग्राफ को इनसाइड दैट इज दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट इन कॉमन, दिखाई दे रहा है। अब इसमें पहले वाले लाइन का जो सारे पॉइंट है वो दूसरे वाले से पूरा पूरा टच करते जा रहा है, इसलिए इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। जबकि यहाँ पे कुछ नहीं टच हुआ है, द ग्राफ्स आर पैरेलल दैट इज दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन, जब कॉमन पॉइंट है ही नहीं तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो समझ में आया, इंटरसेक्टिंग है तो एक कोइंसिडेंस, इसको कोइंसिडेंस लाइन बोलते हैं, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, वहां नो सॉल्यूशन। अब यहां वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा जरा। क्या कि यदि आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, वो एक मिले, दो मिले, या बहुत ज्यादा मिले, कहने का मतलब यदि आपको खाना मिल रहा है, या फिर मान लीजिए स्कूल में आपके 26 जनवरी का प्रोग्राम हो रहा है, अब भले आपको एक लड्डू मिले, दो लड्डू मिले, कुछ शैतान भी होते हैं 4-5 ले लेते हैं दिमाग लगा के, तो भले आपको चाहे जितना मिले, कम से कम मिला तो यदि मिल रहा है तो उसको कंसिस्टेंट बोला जाता है। यदि एक भी सॉल्यूशन मिल गया तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, और एक भी नहीं मिला तो उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। कभी कभी एक दो बच्चों की किस्मत इतनी खराब होती है कि लड्डू मिलना स्टार्ट हुआ, मालूम चला सबको मिला, बस एक बच्चा बच गया था तो लड्डू खत्म हो गया, लोचा। तो बाकी सब तो कंसिस्टेंट में आ जाएंगे, लेकिन जो लास्ट वाले बच्चे को लड्डू नहीं मिला है, मुंह बना के खड़ा है, वो किस में आएगा, वो हमारा इनकंसिस्टेंट में आ जाएगा, है ना। तो जरा ध्यान से देखिए, यही लाइन यहाँ लिखा है कंसिस्टेंट। इसको कंसिस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक सॉल्यूशन मिला। ये भी कंसिस्टेंट है, इसको कंसिस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिला। क्या हुआ, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिला। अब इसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये वही लड़का है, जब इसकी बारी आई तो लड्डू खत्म। समझ में आ रहा है, इसीलिए इसको इनकंसिस्टेंट बोला गया, क्योंकि इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब इन बातों को हम बड़े ध्यान से एक चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए, यहां पे जो शुरू में हम आपको चार्ट दिखाए थे, ध्यान से देखिए। अब आपको एक बात समझना होगा, क्या, वो बात ये है कि यदि लीनियर इक्वेशन है तो ये दो इक्वेशन होंगे। भाई लीनियर इक्वेशन है तो ये दो इक्वेशन होंगे ना, है कि नहीं। अब इन दोनों इक्वेशन को देखते ही हम कैसे पता कर लें, क्या पता कर लें कि कौन इंटरसेक्टिंग है, कौन
क्या है, कोइंसिडेंस है और कौन पैरेलल है। तो ये पता करने के लिए बस आपको छोटा सा दिमाग में एक बात याद रखना है ना कि जो यहाँ पे कोफिशिएंट है ना, x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 और यहाँ c1, ऐसे यहाँ x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 और यहाँ पे c2 है। तो यदि कोफिशिएंट देखा जाए तो हम कोफिशिएंट से ही बता सकते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, यदि a1 बाई a2 मतलब पहले लाइन का a1 और दूसरे लाइन का a2 का रेशियो ये b1 बाई b2 के रेशियो के बराबर नहीं होता है, इट मीन्स वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। ध्यान से देखिए इस चार्ट में, ये चार्ट हम इसलिए लाए हैं, यहाँ पे देखिए हम इक्वेशन लिख देते हैं, लाइन 1 a1x प्लस b1y प्लस c1 है और लाइन 2 a2x प्लस b2y प्लस c2 है कि नहीं। अब ध्यान से देखिए, यदि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं आता है, इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एक सॉल्यूशन देगा, और एक सॉल्यूशन को कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, या इसी को कंसिस्टेंट भी बोला जाता है। अब समझ में आया, इसी को कंसिस्टेंट भी बोला जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए क्या हुआ कि हम a1 बाई a2 और b1 बाई b2 को सॉल्व किए और दोनों बराबर आ गया, यही दोनों बराबर आया तो तीसरे पे चलेंगे, और यदि ये तीसरा c1 बाई c2 भी बराबर आ गया, मतलब a1 बाई a2 का रेशियो, b1 बाई b2 का रेशियो और c1 बाई c2 का रेशियो, ये तीनों बराबर आ गया, इसका मतलब ये कोइंसिडेंस लाइन है। कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंस मतलब ओवरलैप कर चुकी वाली लाइन है, और ओवरलैप कर चुकी है तो इसके सारे पॉइंट दूसरे वाले लाइन से ओवरलैप करेंगे, मिलेंगे, टच होंगे, इसलिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। और ये भी कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। ये लाइन का वो शैतान बच्चा है जो हर लड्डू लेके भाग जा रहा है, दिखाई दे रहा है, कम से कम ये 10-12 लड्डू मार लिया अकेले, जिसके कारण बेचारा लास्ट वाले को नहीं मिल पाया। और लास्ट वाला देखो यहीं पे है, कैसे कि यदि a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर निकल गया लेकिन c1 बाई c2 के बराबर नहीं हुआ, तो अब ये हो जाएगा पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो फिर ये इनकंसिस्टेंट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यदि आप इतना कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो अब क्वेश्चन तो एकदम चुटकी में कर ले जाएंगे। हम क्या बोले, हमारा मेन लक्ष्य केवल क्वेश्चन कराना नहीं है, क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट बताना भी है, ताकि यदि आप एक बार ये वीडियो देख लेना, है कि नहीं, यदि आप ये एक बार देख लेते हैं तो फिर उस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। अब देखिए कितने आसानी से कर ले जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन की। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना एंड इतना इज 0 इज इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट का मतलब पैरेलल लाइन। ये तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि इनकंसिस्टेंट का मतलब ये पैरेलल की चर्चा कर रहे हैं, और यदि ये पैरेलल की चर्चा कर रहे हैं तो जरा ध्यान से देखिए, पहला है x प्लस 2y इक्वल्स 3, दूसरा इक्वेशन है 5x प्लस kx प्लस 7 इक्वल्स 0। अब बस आपको ये दिमाग में रखना है कि यदि ये पैरेलल लाइन है तो इस चार्ट को देखिए, पैरेलल लाइन में क्या होता है कि a1 a2 बराबर होते हैं, b1 b2 बराबर होते हैं, लेकिन c1 c2 बराबर नहीं होते हैं। तो इस बात को यहाँ अप्लाई कर देना है क्या कि a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा c1 बाई c2 के। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे वैल्यू रख देना है बस। a1 बाई x के बगल में a1 होगा, a1 को हम क्या मान लेते हैं, कुछ नहीं है तो 1, तो a1 की वैल्यू 1 हो गई, डिवाइडेड बाई a2 की वैल्यू 5 हो गई, इक्वल्स b1 y के बगल वाला है तो ये वैल्यू 2 हो गया, और b2 x के बगल वाला k हो गया। हम इन्हीं दोनों को लेकर चलेंगे तो हमको k की वैल्यू मिल जाएगी, तो k को इधर भेज दीजिए, 5 को उधर, तो 5 इंटू 2, और 5 2 जा कितना होता है 10, ये तो सारे बच्चे जानते हैं। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आएगी 10, दिखाई दे रहा है।
समझ में आया? कितना आसान सवाल है। अब ऐसे ही सारे सवाल मिलेंगे, इसमें कुछ बहुत बड़ा नहीं आता है। इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और बस ये कंडीशन। कौन से कंडीशन? ये वाले, ये 3 कंडीशन कि इंटरसेक्टिंग है तो A1 A2 बराबर नहीं होगा B1 B2 के, यदि कोइंसिडेंस है तो सब बराबर होंगे, और पैरेलल है तो बस शुरुआत के 2 बराबर होंगे, लास्ट का नहीं होगा बस। ठीक है, ये आप याद रखे रहेंगे तो सारे क्वेश्चंस हो जाने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना एंड इतना हैज नो सॉल्यूशन। फिर से देखिए नो सॉल्यूशन आ गया। नो सॉल्यूशन का मतलब समझ गए होंगे, पैरेलल लाइन। नो सॉल्यूशन का मतलब पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन है, इसका मतलब A1 बाई A2 बराबर होगा किसके? B1 बाई B2 के, और ये बराबर नहीं होगा C1 बाई C2 के। अब सारी वैल्यू रख दीजिए भाई साहब, आप लोग चलाक तो हैं ही। A1 की वैल्यू x के बगल में 1 है तो 1, A2 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू क्या होगी? y के बगल में है k, तो यहाँ से k इक्वल टू डायरेक्ट कितना आ गया? 2। k की वैल्यू कितनी आ गई? 2। देखिए कहीं 2 है क्या? यहाँ ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? अब आप सारे सवाल कर ले जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि 3x प्लस 4y रेशियो, मतलब ये x प्लस 2y इज इक्वल 9/4, 9/4 है। तो हमें कैलकुलेट करना है 3x प्लस 5y रेशियो 3x माइनस y क्या होगा। ठीक है, चलिए करते हैं। हम करते क्या है ना, इसमें से कोई भी एक वैल्यू निकाल देते हैं और वहां रख देते हैं तो हो जाएगा। हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इधर, ये इधर, ये 4 इधर आएगा तो 4 3 जा 12x प्लस 4 4 जा 16y इक्वल्स 9x प्लस 9 दूना 18y। ठीक है, इस x को उधर, y को उधर, ये इधर आएगा तो 12x माइनस 9x इक्वल्स 18y माइनस 16y। ठीक है, तो 12 में से 9 गया, कितना बच गया? 3x, और 18 में से 16 गया 2y। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 2y/3 बस। अब इस वैल्यू को हमको उधर रख देना है, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हमको क्या रख देना है? 2y/3 रख देते हैं भाई साहब। ध्यान से देखिए, यहाँ रखते हैं, है ना। 3x की वैल्यू कितनी आई है? 2y/3, तो यह हो गया 2y/3 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 3x की वैल्यू 2y/3 माइनस y। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, तो ऊपर बचा कितना? 2y प्लस 5y। नीचे कितना बचा? 2y माइनस y। तो 2y 5y कितना हो गया? 7y, और 2y में से y गया y से y कैंसिल, आंसर आ गया 7। नीचे कुछ नहीं है तो 1, इट मीन 7/1। यदि ऑप्शन में देख लेते हैं क्या दिया है। देखिए ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन नंबर सी 7/1। देखिए 7/1 भी था, 1/7 भी था, बट विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? 7/1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको देख लीजिए आप। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, पहली बार आप देखेंगे तो लगेगा कि ये कहाँ से पूछ दिया, अरे भाई साहब सर तो बता ही नहीं है, ये तो आएगा ही नहीं, सर ने तो धोखा दे दिया। ना, सर ने धोखा नहीं दिया, तो हमने खुद को धोखा दिया है और क्लास 8 का एक्सपोनेंट चैप्टर नहीं पढ़ा है। यदि क्लास 8 का एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़े हो तो ये क्वेश्चन उतना ही आसान है जितना कि खाना खाना। भाई खाना खाना तो आसानी होता है कि नहीं। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन एक ये है, एक ये है। कह रहा है बताइए क्या होगा? नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन की। ये करके देख लेते हैं एक बार, है ना। पहला इक्वेशन क्या है? 3 के पावर x प्लस वाई, और इधर है 81। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा इक्वेशन हम यहाँ बगल में ही लिख लेते हैं कि 81 के पावर x माइनस वाई इक्वल्स 3। अब जरा ध्यान से देखिए और सोचिए, एक बात आपको मालूम है एक्सपोनेंट में कि यदि बेस सेम हो जाए तो पावर भी सेम हो जाते हैं। याद आ रहा है आपको कि यदि बेस सेम कर दिया जाए तो पावर भी सेम हो जाता है।
तो इसका बेस 3 है, ये 81 है। सोचिए क्या 81 को 3 के पावर कुछ लिखा जा सकता है क्या? तो ये हम 3 में कन्वर्ट करें, देखो ये यदि 2 3 लेंगे तो 9, 3 लेंगे तो 3 के 9, 9 3 27, यदि और एक ले लें तो 27 यहाँ कितना हो जाएगा 81। भाई देखिए 27 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 17 के 21 कैरी 2, 3 दूना 6 तो 8, 81। मतलब यदि 3 के पावर 4 कर दिया जाए ना इधर तो बेस सेम हो जाएगा। ध्यान से देखिए, मिल गया हमें कॉन्सेप्ट क्या कि 3 के पावर यहाँ x प्लस वाई एज इट इज रहने दीजिए और इसको 3 के पावर 4 कर दीजिए। अब बेस सेम हो गया, बेस सेम होते ही पावर सेम हो जाएंगे और x प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा 4 के। 4 को इधर ला लीजिए तो x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स 0। पहला इक्वेशन मिल गया। बस इधर देख लेते हैं, यहाँ पर भी सेम कहानी है, यहाँ 81 है, यहाँ 3 है। 81 को 3 के पावर पे चेंज करते हैं तो हो गया 3 के पावर 4 और ऊपर है x माइनस वाई इक्वल्स 3। 4 को भेजेंगे बाहर, ये हो गया 3 के पावर 4x माइनस 4y इक्वल्स 3। इसके ऊपर कुछ नहीं तो पावर 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब बेस सेम हो गया तो पावर सेम हो जाएगा, 4x माइनस 4y इक्वल्स 1। ठीक है, अब इस 1 को इधर लाते हैं तो ये हो गया 4x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल्स 0। अब हमको चेक करना है क्या कि ये कौन सी लाइन होगी, तो बस अब a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 चेक कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, हम यही कर देते हैं। ये तो आप समझ ही गए हैं, इसको भी मिटा देते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब यदि हम a1 बाई a2 की बात करें, a1 बाई a2, तो देखिए x के बगल वाला a1 और यहाँ x के बगल वाला a2, तो a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू 4 है। ठीक है, ये वैल्यू 1 है। ठीक, और उसके बाद हम b1 बाई b2 निकाल लेते हैं। b1 बाई b2, b1 बाई b2 की बात करें तो y के बगल वाला b1 और यहाँ y के बगल वाला b2, तो ये आएगा माइनस 1 बाई 4। अब ध्यान से देखिए, क्या 1 बाई 4 और माइनस 1 बाई 4 बराबर होगा क्या? हमको यही दिख गया कि ये बराबर नहीं है। यदि ये बराबर नहीं है, if what if a1 by a2 is not equal b1 by b2, then we know that it is the condition of intersecting line, and intersecting line always give only one solution. One solution means unique solution. check करिए, where is there any option, तो ऑप्शन नंबर बी यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देखने में लग रहा था कि आउट ऑफ सिलेबस चला गया, लेकिन नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है। क्या है, बस ये नहीं बताया है, क्योंकि एनसीईआरटी को ये लगा कि आप क्लास 8 में पढ़ के आए होंगे, 7 में पढ़ के आए होंगे। अब एनसीईआरटी को क्या मालूम कि आप एकदम बोक्का हैं, 7 8 एकदम गंवा के आए हैं, है ना। उसको मालूम नहीं, जो उसको मालूम होता तो ऐसा सवाल देता ही नहीं, है ना। चलिए कोई नहीं, अब पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स 0 और दूसरा है -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल्स 0। कह रहा बताइए क्या होगा। चलिए भाई हम निकाल लेते हैं a1 बाई a2 चेक करते हैं। a1 की वैल्यू यहाँ क्या है 1, a2 की -3। b1 बाई b2 चेक कर लेते हैं, ये हो गया 2 और ये हो गया -6। अब ध्यान से देखिए, कुछ हमारे पास बहुत बुर्बक बच्चे हैं। बुर्बक का मतलब दम दिमाग नहीं लगाते हैं। यहाँ -1/3 आया, -1/3। अब यहाँ 2 - 6 आ गया और तुरंत कहेंगे ये तो बराबर है ही नहीं, -1/3 2/-6 ये तो बराबर नहीं है, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है। वन सॉल्यूशन पर टिक मारो, आगे बढ़ो, नंबर पाओ, घर जाओ। घर जाएंगे तो कहेंगे ये क्या हो गया, 2/-6 था तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ये तो कट जाता और कटने के बाद यही -1/3 आता। जा, मैंने तो गलती कर दिया। वो घर जाके सोचेंगे। तो ऐसा आपके साथ ना हो, यहाँ एक बार देख लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर नीचे कटने वाला हो। जब ध्यान से देखेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, दिस वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू -1/3।
और -1/3 के बराबर, इट मीन्स ये और ये बराबर हो गए ना भाई साहब, a1/a2 b1/b2 के बराबर हो गया, मतलब इंटरसेक्टिंग वाला कंडीशन तो ऐसे ही गया, मतलब जो एकदम 100% कॉन्फिडेंस होकर एग्जाम में लगा के आए थे, मालूम चला एकदम आउट ऑफ ऑप्शन चला गया। अब यहाँ से दो ही कंडीशन हो सकता है क्या, अब या तो यहाँ से ये कोइंसिडेंस बनेगा या तो पैरेलल बनेगा। अब ये सब कुछ बताएगा C1/C2, तो हम C1/C2 निकाल लेते हैं। अब C1/C2, भाई C1 की वैल्यू 5 है, C2 की 1 है, 5/1। अब ये 5/1 तो किसी से कटना है नहीं, इसका मतलब ध्यान से देखिए, यही ना हुआ कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट इट्स नॉट इक्वल टू C1/C2। नाउ रिकॉल द कॉन्सेप्ट और बताइए विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोइंसिडेंस को कि पैरेलल को, पैरेलल को। और यदि ये पैरेलल को किया तो क्या कोई भी सॉल्यूशन होगा क्या, नो सॉल्यूशन। दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी, नो सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि पैरेलल हो गया ना, है कि नहीं। यदि यहीं पे कहीं ऑप्शन में इनकंसिस्टेंट लिखा होता तो हम इनकंसिस्टेंट भी बोल सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, यदि कंसिस्टेंट है देन द लाइंस विल हैव। यदि कंसिस्टेंट है तो एक बात तो कंफर्म है कि भाई या तो इसको एक लड्डू मिला है या एक से ज्यादा लड्डू मिला है, मोर देन वन। ठीक है, या तो एक मिला है या तो मोर देन वन मिला है। और इस मैथ की भाषा में वन का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन और मोर देन वन का मतलब इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, मतलब कोइंसिडेंस लाइन, मतलब लड्डू इसको मिल रहा है, यही कॉमन है, मतलब सॉल्यूशन मिलेगा। देखते हैं ऑप्शन क्या होगा कि पैरेलल। नहीं भाई साहब, पैरेलल तो नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल होना होता तो इनकंसिस्टेंट होता है ना। ऑलवेज कोइंसिडेंट। ठीक है, अगला पढ़ लेते हैं, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंस। हाँ ये सही है, इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है और कोइंसिडेंट भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग में नहीं बोल सकते भाई, दोनों हो सकता है, इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है और कोइंसिडेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो दिखाई दिया कितना आसान है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं, ये बहुत जबरदस्त सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट। एक नजर में देखेंगे तो आपको बुझाएगा ही नहीं, आपको लगेगा ये तो जेईई एडवांस का सवाल पूछ दिया, अभी तो हम 10th में हैं और सीधे एडवांस का सवाल दे रहा है, कैसे काम चलेगा। लेकिन आपका सोच थोड़ा गलत है ना। ध्यान से देखिए, सवाल कह रहा है कि एक y=0 है और एक y=-7 है, बताइए क्या 1 सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की नो सॉल्यूशन। जब भी इस तरह का सवाल आए तो बस दिमाग में एक ग्राफ बना लीजिएगा कि y=0 का ग्राफ क्या होगा और y=-7 का ग्राफ क्या होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम आपको ग्राफ बना के दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये हमारा हो गया क्या, x एक्सिस y एक्सिस हुआ। यदि y=0 की बात करें तो x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है कि नहीं, x एक्सिस पे y हमेशा कैसा होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि y=0 का ग्राफ हो गया। ठीक है, x एक्सिस पे, और y=-7 मतलब यहाँ से -7 आएंगे तो यहाँ पे आ गया, तो ये मान लेते हैं कि y=-7 का ग्राफ हो गया। ये हो गया y=0 का और ये हो गया y=-7 का। अब बताइए दोनों लाइन कैसी हैं, एक अनुरोध देके बता देगा कि पैरेलल है। यदि पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन होगा क्या, बताइए आप ही, होगा क्या, नहीं होगा। और नहीं होगा इसका मतलब ये कौन सी लाइन है, यदि नहीं होगा इसका मतलब ये पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, नो सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइन थी। कौन सी लाइन थी, पैरेलल लाइन। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, ये के की वैल्यू पूछ रहा है, डू द इक्वेशन इतना एंड इतना रिप्रेजेंट कोइंसिडेंस लाइन। अब देखिए, यदि कोइंसिडेंट लाइन है तो इसके लिए आपको कंडीशन मालूम है। कौन सी कंडीशन मालूम है कि a1/a2 इक्वल्स होगा b1/b2 के, और ये इक्वल्स होगा किसके, c1/c2 के, है ना। तो चलिए और ध्यान से देखते हैं, पहले इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन क्या है, 3x - y + 8 = 0, और ये क्या है 6x - ky, इस माइनस को इधर लाएंगे तो +16 = 0। ठीक है,
अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं a1/a2। a1/a2 कितना आएगा 3/6, इसको काट लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। b1/b2 निकाल लेते हैं, b1/b2 कितना आएगा -1/-k, माइनस माइनस कैंसिल तो 1/k, और c1/c2 निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 8/16, मतलब 1/2 दिखाई दे रहा है। अब आप इसमें से कोई भी ले लीजिए, कहने का मतलब a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों बराबर होते हैं, तो 1/2 बराबर होगा 1/k के, और ये बराबर होगा 1/2 के। अब इस आप 1/2 को इसके बराबर, 1/k को आप इसके बराबर लेकर चलिए या फिर इसके बराबर लेकर चलिए, आंसर सेम आना है। यदि हम ये लेकर चलते हैं तो 1/k किसके बराबर हो जाएगा 1/2 के, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ऑप्शन में देखिए क्या कहीं 2 है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन, सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द लाइन गिव्स बाय इतना एंड इतना आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ k इज। अब देखिए हम आपके लिए छोड़ देते हैं, आप कर लीजिएगा, बहुत आसान है। यदि पैरेलल है तो कंडीशन आपको बस पैरेलल का याद होना चाहिए, क्या कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा c1/c2 के, है ना। तो आप ये दो लेकर चलेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, k मिल जाना है, कोशिश करिएगा, हो जाएगा आपसे, बेहद आसान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, ये अब आपको समझना होगा। ये हमारे पास क्या दे रखा है -5x + 7y = 2। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया क्यों है, क्योंकि यहाँ नया टर्म आया है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब बस आपको ये समझना है कि जो चर्चा कर रहा है ये कोइंसिडेंस लाइन की चर्चा कर रहा है। किसकी चर्चा कर रहा है, कोइंसिडेंस, क्योंकि यही एक लाइन है जिसमें हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे डिपेंड है और सारे एक दूसरे के बराबर हैं, एकदम पूरा डिपेंडेंट है ना। और यदि डिपेंडेंट है तो यदि ये पहला लाइन है तो हमको दूसरा लाइन ऐसा लेना होगा, कैसा लेना होगा कि यहाँ का यदि a1 है ना, तो a1 बाई जो दूसरे का a2 होगा उसका रेशियो, b1/b2 के रेशियो और c1/c2 के रेशियो क्या आने चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो चेक करिए, इसमें हम ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे। ठीक है, देखिए a1 -5 है, अब a2 देखिए a2 क्या लिया जाए। ऑप्शन नंबर 1 पे आते हैं पहले। ठीक है, a1 बाई यदि a2 निकालते हैं हम, तो ऑप्शन नंबर 1 से a1 की वैल्यू तो -5 है, a2 की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा 10, तो ये आ जाएगा -1/2। ऐसे b1/b2 चेक कर लेते हैं, b1 की वैल्यू 7 है, b2 की वैल्यू देखते हैं, b2 की वैल्यू 14 है तो यहाँ 14 ले लेते हैं, तो ये भी आ गया, ये आ गया 1/2। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों बराबर है क्या, ये -1/2 आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है, ये बराबर है ही नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया, है कि नहीं। चलिए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन लेकर चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी लेके चलते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, ऑप्शन नंबर बी लेके चलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यदि हम बी लेके चलेंगे तो a1 तो -5 होगा, a2 यहाँ -10, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होकर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, b1 7 है, b2 यहाँ -14, तो ये हो जाएगा -1/2। फिर से देखिए वही बात, ये 1/2, ये -1/2, बराबर है क्या, नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी लेके देखते हैं। ठीक है, इसको आपको ऐसे ही चेक करना होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर सी लेके चलते हैं। सी में a1 है a2 है -10, तो यहाँ -10 रखते हैं, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर 1/2 आ गया, और ये है 14, तो यहाँ 14 रख देते हैं, तो ये भी 1/2। हाँ देखिए यहाँ पे अब a1/a2 और b1/b2 दोनों 1/2 आ रहे हैं। अब एक बार c1/c2 चेक कर लेते हैं कि क्या ये कितना आ रहा है, c1/c2। अब देखिए c1 की वैल्यू, ये 2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है 4 है, कितना है 4, तो यहाँ 4, तो ये -1/2, तो लास्ट वाला फंसा दिया। ये दोनों बराबर था लेकिन ये बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। अब केवल एक बच गया डी।
डी तो अब तब सही ही होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं भाई, हमारा जिम्मेदारी बनता है चेक करना। चलिए चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में इसमें रख के चेक कर लेते हैं, है कि नहीं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले बात करते हैं तो a2 की वैल्यू 10, तो ये -1/2 आ गया 7। b2 की वैल्यू -14, तो ये -1/2 आ गया c1/c2। c1 की वैल्यू -2, c2 इधर माइनस आएगा तो ये +4 हो जाएगा, तो -1/2। अब आपको दिखाई दे रहा है क्या, क्या दिखाई दे रहा है, -1/2, -1/2, -1/2, तीनों बराबर आ गए। तीनों क्या हो गए, बराबर। देखिए तीनों बराबर आ गए, ये तीनों बराबर आ गए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये ऑप्शन सही होना था, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन ये बाई ऑप्शन ही हम कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास 4 इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए कितना आसान है ये, है कि नहीं। क्या इसमें कहीं भी आपको कठिनाई नजर आया, है ही नहीं तो नजर कहाँ से आएगा, ये भी तो होना चाहिए, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है क्या, कि 1 मार्क्स से क्वेश्चन ऐसे ही नॉर्मली आते हैं, है ना। बस आपको यदि शुरुआत का ये वाला चार्ट याद हो, कौन सा वाला, आपको ये वाला। एक तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, और एक ये वाला, है ना, कि यदि इंटरसेक्टिंग हुआ तो क्या कंडीशन होगा, कोइंसिडेंस होगा तो क्या होगा, और पैरेलल होगा तो क्या होगा, ठीक है। चलिए ये मालूम है तो आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हम कर लीजिए, ठीक। अब हम चलते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पे। किस पे चलते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे। तो 1 मार्क्स से सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे आते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द पेयर ऑफ इक्वेशन इतना इतना हैज यूनिक सॉल्यूशन। चलिए देखिए ये भी सवाल है, बेहद आसान है, इस तरह के सवाल हम पहले कर चुके हैं, तो बस हम आपको हिंट देंगे, बाकी आप खुद करिएगा, कमेंट करके हमको आंसर में जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए दो इक्वेशन, अच्छा यूनिक सॉल्यूशन का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, यही ना कंडीशन होता है। तो हमको k की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन हो। तो ध्यान से देखिए इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y, 5 किधर लाते हैं तो -5 इक्वल्स 0, और ये है 3x प्लस ky प्लस 15 इक्वल्स 0, ठीक है। हमको कंडीशन मालूम है कि a1/a2 नॉट इक्वल्स b1/b2 होगा, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3, नॉट इक्वल्स b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इज नॉट इक्वल टू +6। देखिए k इज नॉट इक्वल टू 6 का मतलब क्या, कि यदि बस यहाँ 6 छोड़ दिया जाए तो 6 के अलावा भी आप जो भी वैल्यू रखेंगे इस पे कौन सा सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 2x plus y is equal to 23, 4x minus y is equal to 19, then find the value of it now। तो देखिए 2x plus y is equal to 23 है और 4x minus y is equal to 19 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं और पहले x y निकाल देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल, कैंसिल होने के बाद 4x और 2x कितना आ जाएगा, 6x इक्वल्स, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 2 3 4, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 42/6, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितना 7। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा y, तो यहाँ कर देते हैं 2, x की वैल्यू 7 प्लस y इज इक्वल टू 23, तो ये हो गया 14 प्लस वाई इज इक्वल टू 23, तो यहाँ से y कितना आ गया 23 माइनस 14, तो ये कितना आ जाएगा, अगर इसको माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तो x की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू 9 आ गई। अब बस यहाँ रख देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू 9 आ गई। अब जो हमसे पूछ रहा है बस हमको वहीं पे पुट कर देना। हमसे पूछ क्या रहा था
कि 5x माइनस 5y देखिए यही ना पूछ रहा था क्या कि 5y माइनस 2x बताइए, ठीक है, और एक पूछा था y बाई एक्स माइनस 2 बताइए, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहां पे कर देते हैं हम। y की वैल्यू 9 है तो 5 इंटू 9 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 7 है तो ये हो गया 7। ये कितना हो गया, 5 9 45 माइनस 7 2 जा 14, 5 में से 4 गया 1 और 4 में से 1 गया 3, इसका आंसर आ गया 31। ऐसे इसको कर लेते हैं, y की वैल्यू 9 है तो 9 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू 7 है तो 7 माइनस 2, एलसीएम 1 एलसीएम 7, तो ये हो गया 9 माइनस 7 दूनी 14। अब ये 9 में से 14 गया तो कितना आएगा, -5, तो -5/7 आ गया। तो इसका दो आंसर कौन कौन से हो गए, पहला ये और दूसरा ये, 31 एंड -5/7, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग इतना इतना आर पैरेलल, कोइंसिडेंस और इंटरसेक्टिंग। ये तो बेहद आसान है, आपको बस कोफिशिएंट देखना है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ठीक है। आप निकाल के चेक कर लीजिए, यदि ये दोनों बराबर नहीं आया तो फिर ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। बराबर नहीं आया तो, यदि बराबर आ गया तो फिर पैरेलल होगा या कोइंसिडेंस होगा, ठीक है। तो ये हम आपके लिए दे देते हैं, ठीक है। ये आप जरूर करके हमको कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर सर ये होना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब ध्यान से देखिए, हम यही बताए हैं कि यदि कंसिस्टेंट का मतलब क्या, कंसिस्टेंट का मतलब ये कि ये लाइन या तो इंटरसेक्टिंग होगी या फिर कैसी होगी, कोइंसिडेंस होगी, ठीक है। तो यदि आपको ऐसा हो दिखता है, दोनों को सॉल्व करने पे यदि आपको इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंस मिल गया मतलब कंसिस्टेंट है, और या फिर यदि आपको पैरेलल मिल रहा है, क्या मिल रहा है, पैरेलल, तो फिर वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो आप ये बड़ी आसानी से सब कर सकते हैं। कंडीशन आपको सबका मालूम है, क्या कौन सा कंडीशन, कि इंटरसेक्टिंग का a1/a2 नॉट इक्वल्स b1/b2, कोइंसिडेंस का तीनों बराबर a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2, और उसमें क्या होता है, बस शुरुआत के दो बराबर होते हैं, लास्ट का नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी आपका HW है, कर लीजिएगा, ठीक है। बेहद आसान सवाल है इसलिए हम नहीं करा रहे, क्योंकि इस टाइप के सवाल हम शुरुआत में करा दिए हैं, ठीक है। इसीलिए हम बोलें कि चैप्टर बेहद आसान है, बहुत टफ नहीं है, इस बात को समझिए आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा ऐसा सवाल है कि एनसीईआरटी में भी दिया है, ऐसा ना हो कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन हो, कि गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दिया है 3x + 4y = 9। अब कहा क्या रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर एज फॉर्म। अब कह ये रहा है ना कि आप हमको दूसरे, ये पहला लाइन नंबर 1 हो गया, अब लाइन नंबर 2 एक हमको ऐसा दीजिए कि इंटरसेक्टिंग हो। भाई इंटरसेक्टिंग के लिए हमको क्या करना होगा, कोई भी कोफिशिएंट ऐसा लगाइए कि a1/a2 b1/b2 बराबर ना हो पाए, ठीक है। तो हम कोई भी लगा देते हैं अपने पास से, ये बड़ा आसान सवाल हो गया। हम इसको मान लेते हैं कि ये 2x + 5y - 2 = 0 है। अब a1/a2 करेंगे तो 2/3 आएगा, b1/b2 करेंगे तो 5/4 आएगा। कोफिशिएंट a1/a2 b1/b2 बराबर ही नहीं आया, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। ऐसा नहीं कि इकलौता इसका इक्वेशन बनेगा, कोई भी ऐसा इक्वेशन आप पुट कर सकते हैं जो a1/a2 b1/b2 बराबर ना हो, ठीक है। अच्छा, वहीं कोइंसिडेंस का मतलब, अब आपको ऐसा पुट करना होगा क्या कि तीनों का रेशियो बराबर आ जाए, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का। तो जरा ध्यान से देखते हैं, हम यहाँ क्या करते हैं ना, इसको 6x ले लेते हैं प्लस इसको 8y ले लेते हैं, और इसको हम क्या करते हैं ना -18 ले लेते हैं। अब देखिए
और जब यहाँ आप चेक करेंगे ना तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 बराबर आएगा, तो ये हमारा कोइंसिडेंस लाइन हो जाएगा। कैसे बराबर आएगा, देखिए यदि a1/a2 करेंगे तो 3/6, 3/6 क्या हो जाता है 1/2, b1/b2 करेंगे तो 4/8, 4/8 क्या हो जाएगा 1/2, c1/c2 9 उधर लाएंगे तो -9, उधर -18 है ही, तो 9 2 जा 18, तो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 दिखाई दिया। तो ये एनसीईआरटी में सवाल है, तो हमको आशा है कि आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p does the pair of linear equation given below has unique solution। कह रहा है कि बताइए p के किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो मालूम है यदि इंटरसेक्टिंग लाइन है तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, है ना। a1 की वैल्यू 4, a2 की वैल्यू 2 इज नॉट इक्वल b1 की वैल्यू p, b2 की वैल्यू 2, है ना। ये 2 से 2 कैंसिल, तो p इज नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब 4 के अलावा यदि यहाँ कुछ भी रख दिया जाएगा तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी एकदम सेम टू सेम ऐसा ही सवाल पे पीछे भी किए थे हम, याद आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये बेहद आसान सवाल था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना एंड इतना हैज नो सॉल्यूशन। अब देखिए नो सॉल्यूशन का मतलब फिर से दिमाग में क्या आना चाहिए, पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन। ठीक, और यदि ये पैरेलल लाइन है इसका मतलब a1/a2 तो बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2 के। इसी पर रख के आप कर लीजिएगा, ये भी आपका HW है। ठीक है, ये बेहद आसान सवाल है और इसके पीछे हम करवा चुके हैं, इसलिए हम यहाँ नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इन द फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें x और y निकालना है। चलिए, अब ये तो आपको मालूम है ना कि यदि ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि अपोजिट साइड्स इक्वल्स होते हैं। ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी और ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी। ठीक है, तो देखिए ऊपर है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई किसके बराबर होगा 22 के, और ये वाली साइड इस साइड के बराबर, तो x माइनस वाई किसके बराबर होगा 16 के, है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, दोनों को ऐड कर देंगे, तो y से y कैंसिल, x और x 2x, और ये 6 2 8, 2 1 3, तो यहाँ से x कितना आ गया, डिवाइड कर दीजिए, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, x की वैल्यू आ गई 19। ठीक है, x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो 19 प्लस y इक्वल्स 22, तो y कितना आ जाएगा 22 माइनस 19, तो y इक्वल्स कितना हो जाएगा भाई, 22 में से 19 गया कितना आएगा 3। तो ये तो बेहद आसान सवाल हो गया, देखने में लग रहा है कितना टफ है, लेकिन बस हमको ये मालूम है कि यदि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं तो इक्वल लेके कर दीजिए, आंसर पा जाइए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ये भी एनसीईआरटी में दिया, बस डिजिट बदला है। क्वेश्चन क्या है कि 99x प्लस 101y इक्वल्स 499 है। ठीक है, और उसके बाद 101x प्लस 99y इक्वल्स 501 है। हमको x और y निकालना है। ठीक है, अब देखिए हमको मालूम है कि हम एलिमिनेशन मेथड करते हैं, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर भी हम एलिमिनेशन मेथड लगा के तो x और y निकाले हैं, यहाँ पर भी हम वही मेथड लगाएंगे, लेकिन यदि आप एलिमिनेशन मेथड लगाने जाएंगे तो देखिए कितना बड़ा बड़ा नंबर है 99 101। यदि किसी एक का भी कोफिशिएंट आप बराबर करना चाह रहे हैं, यदि x का भी कोफिशिएंट बराबर करना आप चाहते हैं, तो देखिए आपको कितना तगड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। 101 का मल्टीप्लाई ऊपर, 99 का मल्टीप्लाई नीचे, कितना लंबा डिजिट आएगा, है ना। तो इस तरीके देखिए इस सवाल में एक खासियत है। खासियत क्या है कि देखिए जो यहाँ y के बगल में 101 लिखा है ना, जो यहाँ y के बगल में 101 लिखा है, यही 101 यहाँ x के बगल में लिखा है ना। जो यहाँ x के बगल में 99 लिखा है, यही यहाँ y के बगल में लिखा है, मतलब कोफिशिएंट इंटरचेंज हो गए हैं। और जब भी ऐसा होता है तो आप दिमाग में याद रखिए कि इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है ना, तो एक बात इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया जाता है
और एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे ही एक बार प्लस एक बार माइनस कर देंगे तो फिर हमको मालूम चल जाएगा कि कैसे, एकदम छोटा छोटा डाटा आ जाएगा फिर, ठीक है। तो चलिए करते हैं। एक बार दोनों इक्वेशन को हम प्लस करते हैं, फिर एक बार दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको हम प्लस करते हैं, ठीक है। प्लस करेंगे तो देखिए 101 में 99 जोड़ेंगे तो 200x प्लस 200y और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। यहां से 200 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई इक्वल्स 1000। अब 200 को उधर भेजेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 2 5 जा 10, तो x प्लस वाई कितना आ गया 5। तो अब इसको हम इक्वेशन 3 बोल देते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही एक बार दोनों को माइनस कर लेते हैं, चलिए यहीं पे कर देते हैं। ये तो हमसे बता ही दी कि एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो अब अगली बार इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए इक्वेशन क्या था हमारे पास, 99x प्लस 101y इक्वल्स 499 और 101x प्लस 99y इक्वल्स 501। अच्छा, यदि हमको माइनस करना है तो ये बात आपको मालूम है कि साइन बदल जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब 101 में से 99 गया तो -2x प्लस यहां 2y और -2। कोई दिक्कत, यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन लेंगे तो ये हो गया x माइनस वाई इक्वल्स -2, तो x माइनस वाई आ जाएगा 1, ठीक है। अब इन दोनों को देखिए, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 3 और 4 दिखाई दे रहा है कितना छोटा हो गया है कि नहीं। अब इनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं क्या, कि x प्लस वाई 5 के बराबर था और x माइनस वाई 1 के बराबर था, x माइनस वाई 1 के बराबर था। अब इसको एक बार हम जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो y से y कैंसल, तो 2x इक्वल 6, तो x इक्वल्स 3। अब इस 3 की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स 5 था तो यहाँ 3 रख देते हैं, तो 3 प्लस वाई इक्वल्स कितना आ गया 5, तो y की इक्वल्स कितनी आ गई 5 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो आंसर क्या है, ये x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके के सवाल में बस आपको यही ध्यान रखना है कि यदि इसके कोफिशिएंट इंटरचेंज दिखाई दे रहे हैं तो फिर आपको एक बार प्लस एक बार माइनस कर देना है। उसके बाद ये छोटे छोटे नंबर्स में चेंज हो जाते हैं, एक बार छोटे में चेंज हो गया तो फिर 3 और 2 आसानी से आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए, कोई डाउट है तो बोलिए, डाउट होगा तो जरूर कमेंट करिएगा, है ना, शर्माइएगा नहीं, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए, यदि यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड का नाम लिख दिया तो अब तो हमारे पास रास्ता ही नहीं है। यदि नहीं लिखा होता तो हम एलिमिनेशन तुरंत लगाते, तुरंत कर लेते हैं ना। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम एक सवाल बता दे रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं आता है। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 से किसी का भी या तो x का या तो y का वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट कर दिया जाता है। तो ध्यान से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 से देखा जाए तो क्या दिया है, 2x माइनस वाई इक्वल्स 2 दिया है। यदि y को उधर भेज दें तो ये 2 प्लस वाई हो जाएगा, तो यहां से x कितना आ जाएगा 2 प्लस वाई बाई 2, है कि नहीं। अब इस x की वैल्यू जो i है, इस x की वैल्यू को 2 में पुट कर देते हैं। ध्यान से देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखिए, यहां x के प्लेस पे क्या रख दे रहे हैं, 2 प्लस वाई बाई 2 प्लस 3y इक्वल्स 15। सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे तो 2, तो यहां 2 प्लस वाई प्लस 3 2 जा 6y, ठीक है, इक्वल्स 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 को इधर भेज देते हैं, 6y और y 7y हो गया, प्लस 2 यहां से ऑलरेडी है, और ये 52 जा कितना हो जाएगा 30। 2 को उधर भेजते हैं तो 7y कितना आ जाएगा 30 माइनस 2,
तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 28/7, और ये कितनी बार में चला जाएगा, 7 4 जा 28, तो ये 4 बार में चला जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब एक बार y की वैल्यू 4 आ गई तो इस वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं, कहाँ पे, ध्यान से देखिए, इस y की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, दिखाई दे रहा है, यहाँ पुट करेंगे तो x आ जाएगा 2 + 4/2, तो x इज इक्वल टू 4 + 2 6/2, तो x इक्वल्स 3, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बेहद आसान है, ऐसा नहीं कि टफ है, बस इसमें यही किया जाता है कि पहले से आप x या y निकालिए और जो भी आया है सेकंड में पुट कर दीजिए, तो एक डाटा मिल जाएगा, जो भी डाटा का आंसर मिलेगा उसको यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना एंड इतना हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। देखिए हमको k की वैल्यू निकालना है, यहाँ है kx प्लस y माइनस डी स्क्वायर को हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है, और x प्लस ky माइनस 1 इक्वल 0 को यहाँ कर देते हैं। ये आप डी स्क्वायर देके घबराइएगा नहीं, ये कुछ नहीं, कांस्टेंट है, नॉर्मल कांस्टेंट है, भाई कहीं x y नहीं लगा तो कांस्टेंट है ना। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोल रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन किसमें होता है, कोइंसिडेंस लाइन में, और कोइंसिडेंस लाइन का मतलब क्या कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 क्या है, इक्वल्स है, यही ना, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। a1/a2 निकालेंगे तो यहाँ से k/1 इक्वल्स b1/b2 करेंगे तो 1/k इक्वल्स c1/c2 करेंगे तो -d²/-1 है ना। अब यदि हम इन्हीं दोनों को लेकर चले तो हमारा आंसर आ जाएगा। यदि इन दोनों को लेकर हम चले तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ कर देते हैं कि k/1 इक्वल्स 1/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k² इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू रूट में 1, तो k इज इक्वल टू +-1 है कि नहीं। तो देखिए बड़ी आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, दिखाई दिया। तो क्या ये टफ था क्या, नहीं, बेहद आसान था, ठीक है। बस बार बार हम यही कह रहे हैं कि आप चेक करिए कि कह क्या रहा है, फिर वो कंडीशन आपको कौन सा, आपको यदि ये कंडीशन याद है ना, ये वाली, कि किस लाइन के लिए कौन सा कंडीशन होता है, तो फिर ये सारे सवाल बेहद आसान होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आगे हमारे पास 3 मार्क्स से क्वेश्चन है, ठीक है। अब तक हम 1 मार्क्स 2 मार्क्स से क्वेश्चन देख लिए, अभी हमारे पास लास्ट सेगमेंट है 3 मार्क्स से क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको भी देख लेते हैं, ठीक। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से देखिए, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, है ना, whose length is 4 मीटर more than its width is 36। देखिए ये स्टेटमेंट थोड़ा पकड़िएगा, ये जो लाइन कह रहा है ना कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, अब ये जो पेरीमीटर का हाफ है ना, वो डाटा यही दे दिया है कि वो 36 है, बाकी ये जो लाइन है एकदम सेपरेट है, क्या कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ये लाइन सेपरेट है और ये लाइन 36 यहाँ दिया। तो जरा ध्यान से देखिए, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, यही होता है ना, या लेंथ प्लस ब्रेथ मानते हैं तो l प्लस बी, चलिए हम l प्लस बी मान के ही कर लेते हैं, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। अब सवाल कह रहा है कि इस पेरीमीटर का आधा 36 है, इसका मतलब कि p/2 36 के बराबर है। p कितना था, 2 l प्लस बी बाई 2 इक्वल्स 36, 2 से 2 कैंसल, तो l प्लस बी कितना आ गया, 36। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक। और दूसरे लाइन से हमको इक्वेशन 2 मिल जाएगा कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, मतलब जो इसका लेंथ है इसके ब्रेथ से 4 ज्यादा है, ठीक है, समझ में आया। b को इधर लाते हैं तो l माइनस बी इक्वल्स 4, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम करते क्या है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं, ठीक है, ऐड इक्वेशन 1 प्लस 2। तो ध्यान से देखिए क्या होगा, ऐड करेंगे तो यहां से हो गया l प्लस बी इक्वल्स 36 और यहां से l माइनस बी इक्वल्स 4। ऐड करेंगे तो b से b क्या हो जाएगा, कैंसल, b से b कैंसल, l और l 12, 36 4 40, तो l की वैल्यू कितनी आ गई,
20, L की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब इस L की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं तो B आ जाएगा। L माइनस बी कितना था 4, L की वैल्यू 20 तो 20 माइनस बी इक्वल्स 4, B को उधर भेजते हैं 4 को इधर तो B इक्वल्स 20 माइनस 4 तो B की वैल्यू आ गई 16। तो इसका आंसर क्या हो गया, लेंथ B से ब्रेथ कितना है 16। तो इस सवाल में केवल इंपॉर्टेंट इसकी लैंग्वेज थी और कुछ नहीं, बाकी तो आसान नॉर्मली करना था एलिमिनेशन मेथड लगा के, एक्स वाई जैसे निकालते थे वैसे हमने एल भी निकाल दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दे दिया है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर इज सो फॉर्म। अब देखिए एक हमारे पास इक्वेशन दे दिया क्या 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स 0। अब आपको एक अपने पास या लाइन नंबर 1 हो गया, अब लाइन नंबर 2 का इक्वेशन आपको ऐसा लिखना होगा कि वो इंटरसेक्टिंग हो जाए इससे, फिर एक आपको लाइन नंबर 2 का इक्वेशन ऐसा लिखना होगा कि पैरेलल हो जाए, और लाइन नंबर 2 का इक्वेशन ऐसा लिखना होगा कि कोइंसिडेंस हो जाए। समझ में आ रहा है? तो अभी इसके पहले ठीक हम बताएं, वैसे ही आप इसको कर लीजिएगा, ये आपके लिए HW है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ये बेहद आसान है इसलिए हम आपको दिए हैं, क्योंकि इस तरह का सवाल एक बार हम करा चुके हैं। ठीक, अब देखिए अगला सवाल है कि सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। अब हमको बाय ग्राफिकल सॉल्व करना है। देखिए हम एक एक क्वेश्चन सबका लिए हैं ताकि आप एक वीडियो देख के ना पूरा ये चैप्टर समझ जाए। ठीक है, इसीलिए हमने लिया है। अब ग्राफिकली सॉल्व करना है, चलिए भाई कर लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या है 4x माइनस वाई इक्वल्स 4, इधर दूसरा लिख देते हैं 3x प्लस 2y इक्वल्स 14। ठीक है, हम करेंगे क्या, ध्यान से समझिए। यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं, अलग अलग x के लिए अलग अलग y मिलेगा, सेम इसके लिए भी अलग अलग x के लिए अलग अलग y मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ x और यहाँ y, यहाँ x और यहाँ y। सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, यदि इसकी बात करें हम तो इक्वेशन में 4x माइनस वाई इक्वल्स 4, यदि हम x का वैल्यू क्या ले लें 0, यदि x के प्लेस पे हम 0 लेंगे तो y क्या मिलेगा, रख के चेक करिए। 4 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल्स 4, तो ये 0 हो गया तो माइनस वाई इक्वल्स 4, तो y की वैल्यू आ गई -4। तो ये क्या आ जाएगा -4, ये आ जाएगा -4। समझ में आया? ठीक है, अब हम अगली बार क्या करते हैं कि y की वैल्यू 0 लेते हैं। यदि y की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या मिलेगा, समझिए जरा। यदि y 0 ले लिया जाएगा तो 4x माइनस वाई के प्लेस पे 0 इक्वल्स 4, तो 4x इक्वल्स 4 को इधर भेजेंगे तो x की वैल्यू 1, तो ये वैल्यू 1 मिलेगी। कोई दिक्कत? तो एक बार x 0 लेके देख लेंगे, एक बार y 0 लेके देख लेंगे, उसके बाद एक या दो वैल्यू और हम निकालेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, हम ऐसी वैल्यू निकालेंगे कि होल नंबर में मिले, है ना, फ्रैक्शन में ना आए। तो चलिए यदि y के प्लेस पे हम 2 ले लें तो क्या होगा, 2 नहीं 4 लेते हैं, क्या लेते हैं 4। यदि y के प्लेस पे हम 4 लेते हैं, अब y के प्लेस पे क्या लेते हैं 4, तो ध्यान से देखिए ये क्या होगा 4x माइनस 4 इक्वल्स 4, -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2, तो x हमको 2 मिल जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, हम 3 वैल्यू निकाल रहे हैं ना, चौथा रहने देते हैं, 3 से ही हमारा काम हो जाएगा। कितने से काम हो जाएगा, 3 से हमारा काम हो जाएगा, तो 4th रहने देते हैं। ठीक है, ऐसे भी इधर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम x 0 रखते हैं, यदि x 0 होगा तो 3 इंटू 0, ठीक है, प्लस 2y इक्वल्स 14, तो हो गया 2y इज इक्वल टू 14, तो y इज इक्वल टू 7। मतलब जब x 0 था तो y 7 था। कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा जब y 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, तो x क्या आ जाएगा 3/14, 14/3, भाई यहाँ 0 रखेंगे तो 14/3, तो 14/3 का मतलब अप्रोक्स कितना 14/3 मतलब 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, मतलब अप्रोक्स 4 पॉइंट कुछ आएगा, या 14/3 लिख देते हैं अभी हम। ठीक है,
इसके बाद एक डाटा और ले लेते हैं, क्या और लेते हैं, और x की वैल्यू को 2 ले लेते हैं। यदि x की वैल्यू को 2 लेंगे तो देखिए ध्यान से क्या होगा, 3 इंटू 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 14, तो ये हो गया 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। 6 को उधर भेजिए तो कितना हो जाएगा, 14 में से 6 गया कितना आ जाएगा, 8 आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। मतलब जब x हमारा 2 था तो y कितना था, 4। बस 3 वैल्यू सफिशिएंट है, 3 से हम सारा डाटा निकाल देंगे। ठीक है, अब हमको बस ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि हमारा लाइन 1 है, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। चलिए अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ऐसे ही ऊपर जाएगा। ठीक है, वन 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ऐसे ही नीचे आएगा, ध्यान से देखिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, ऐसे इधर होगा, ध्यान से देखिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे -8। ठीक है, चलिए अब इसको प्लॉट करते हैं। x0 तो y -4, जब x0 था तो y -4 मतलब पहले लाइन यहाँ पे थी। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है कि x1 तो y0 मतलब लाइन यहाँ पे आ गई। फिर तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि x2 है तो y4 है, 2,4। x2 था तो y4 लाइन यहाँ पे थी। ठीक है, तो यदि इस लाइन को ध्यान से देखा जाए, ठीक है, तो देखिए लाइन यही है ना, ये लाइन ऐसे जा रही है। ठीक, तो पहले लाइन मिल गई। चलिए ये हमारा हो गया लाइन नंबर 1। अब लाइन 2 का बनाते हैं। लाइन 2 क्या कह रहा था कि x0 है तो y7 है, x0 है तो y7 है, मतलब कहाँ पे है, यहाँ पे है, x0 है तो y7 है। ठीक है, फिर कह रहा है कि x 14/3, 14/3 का मतलब अभी हम क्या बताए हैं, 4 3 12। ठीक है, वही 3 चौके 12, 3 5 15, तो मतलब 4 पॉइंट कुछ के आसपास है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये हुआ ना कि ये 4 है तो y 0 है। ठीक है, जब x की वैल्यू 4 था तो y 0 था, मतलब यहाँ पे कुछ अप्रोक्स 4 पॉइंट कुछ 5 के आसपास। ठीक है, और अगला क्या था, 2,4, यदि x2 है तो y4 है, 2,4, 2,4 मतलब x2 है तो y4 है, मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यदि इस लाइन को मिलाया जाए तो यही होगा ना, ये हो गया लाइन नंबर 2। ये क्या हो गया, लाइन नंबर 2। अब देखिए लाइन 1 लाइन 2 दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग है। लाइन 1 लाइन 2 दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग है, और इंटरसेक्टिंग है तो एक कॉमन पॉइंट मिलेगा। अब देखिए कॉमन पॉइंट यही था, 2,4 दिखाई दे रहा है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन में हमेशा एक कॉमन पॉइंट मिलता ही मिलता है। ठीक है, हो गया, हम आशा करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, अब देखिए यहां तक हम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सारे सेक्शन के सवाल कर लिए है कि नहीं।
अब इसमें कुछ और लैंग्वेज वाले सवाल हैं, वो हूबहू जो एनसीईआरटी में है ना, वो एनसीईआरटी के ही सवाल हैं, तो वो हम आपको नहीं करा रहे हैं, क्योंकि हमको विश्वास है कि एनसीईआरटी आपको एकदम प्रिपरेशन होगा उसका, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज वाले सवाल है वो एक बार आप बस देख लेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। जैसे कुछ सवाल उसमें ऐसे दिए हैं कि न्यूमरेटर में 1 जोड़ देंगे तो फ्रैक्शन ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर में ये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, है ना। तो सवाल तो आप किए हुए हैं, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, ठीक। अदरवाइज यदि हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सारी बातें हम यहाँ पे बता दी हैं। ऐसा नहीं कि सारे सवाल में एनसीईआरटी के सवाल नहीं थे, इसमें भी एनसीईआरटी के सवाल मिक्स थे, आर.एस. अग्रवाल के मिक्स थे, आर.डी. शर्मा के मिक्स थे, बोर्ड के मिक्स थे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 का पीवाईक्यू पूरा खत्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लाएंगे चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक। धन्यवाद।